नमस्कार, मैं पंकज कुमार। कोई भी महामारी शासक के चरित्र को परखने का बेहतर तरीका होता है, बेहतर मौका भी होता है। यही बात कोरोना महामारी के दौरान भी हुआ। समाज के निचले स्तर की सच्चाई को जाने बिना अचानक देश में तालाबंदी लागू कर दिया गया और जिसके कारण 2020 में ही रेल की पटरियों पर 8,733 लोग मर गए और 805 लोग घायल हो गए। ये रेलवे बोर्ड का आंकड़ा है। और महामारी कोरोना से पहले भी देश में आ चुकी है। आप 1896-97 का प्लेग ले लीजिए, जिस समय देश गुलाम था, और प्लेग से निपटने के लिए जो औपनिवेशिक शासन क्रूरता का इस्तेमाल किया, वो प्लेग के महामारी से भी ज़्यादा क्रूर हो गया। प्लेग से निपटने के लिए जिन साधनों का उपयोग किया गया या सत्ता जिस तरह से समाज के साथ व्यवहार की, वो उसके सामने प्लेग बहुत दयालु हो गया। और उस क्रूरता की कहानी जो है वो इतिहास की किताब में भरी पड़ी है कि किस तरह प्लेग कंट्रोल करने के लिए उस समय के शासक ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। कोरोना से पहले भारत में 1896-97 का प्लेग महामारी इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ है। महामारी कोई भी हो, लेकिन यह बहुत जल्दी अभिजात से फैलकर जन सामान्य में पहुंचती है और फिर गरीब गुरबों को इसका सबसे बड़ा कारण मान लिया जाता है। वरिष्ठ पत्रकार हरजिंदर विस्तार से ब्रिटिश भारत में फैले प्लेग के माध्यम से यह बात बताते हैं। प्लेग और हैजा जैसी महामारियों के कहर से भारतीय समाज इससे पहले भी कई बार परिचित हो चुका था और इन महामारियों ने पहले भी लाखों लोगों की जान ले ली थी। लेकिन इस बार फर्क यह था कि देश में ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार का एक अखिल भारतीय शासन था, जो अपने तमाम पूर्वाग्रहों के साथ इस रोग के पीछे लठ लेकर पड़ गया था। हालांकि कोविड-19 की तरह ही प्लेग भी भारत में आने से पहले ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों में फैल चुका था, लेकिन भारत में इसके लिए सरकार की सोच दरअसल भारतीय समाज और खासकर यहाँ के गरीबों के प्रति शासकों का हिकारत में उपजी थी। वे यह मानकर चल रहे थे कि भारतीयों की जीवन शैली ही इसके फैलने का सबसे बड़ा कारण है। सबसे पहले यह महामारी समुद्र तट पर लंगर डालने वाले जहाज़ों के साथ मुंबई पहुंची। कुछ ही समय में इसका सबसे बड़ा असर दिखा देश भर से आए मज़दूरों की झुग्गी बस्तियों में। उनकी छोटी छोटी झोपड़ियों को ही सबसे बड़ा गुनाहगार माना गया और मज़दूरों को जबरन बाहर निकाल इसमें आग लगा दी गई। उन बेघर हो चुके मज़दूरों के पास अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वे चुपचाप अपने गांव चले जाएं। बहुत सारे मज़दूर अकेले ही अपने गांव नहीं गए, वे अपने साथ प्लेग भी ले गए। मुंबई में दस्तक देने वाली यह महामारी जल्द ही पूरे देश में फैल गई। सिर्फ यह महामारी ही नहीं फैली, अंग्रेज़ सरकार का हिकारत के साथ सख्ती बरतने का रवैया भी पूरे देश में फैल गया। प्लेग के प्रकोप वाले हरेक ज़िले में प्लेग कमिश्नर नियुक्त किए गए, जिन्हें यह पूरी छूट थी कि वे जिस तरह से चाहे समस्या से निपटे। कुछ ही समय के भीतर देश के पास प्लेग से मरने वाले की जितनी कहानियाँ थीं, उससे ज़्यादा गाथा इस महामारी को लेकर सरकार के जुल्म की थी। पश्चिम भारत में प्लेग का सबसे ज़्यादा कहर दिखा पुणे में, लेकिन वहाँ एक दूसरा कहर भी बरपा जो इससे कहीं बड़ा था। सिविल सेवा के करियल अफसर सातारा के कलेक्टर वाल्टर चार्ल्स रेंड को पुणे का प्लेग कमिश्नर बनाया गया। रेंड ने सबसे पहले तो हालात से निपटने के लिए सेना को बुला लिया। सेना और डॉक्टरों की टुकड़ियाँ हर बस्ती में घूमने लगी। घरों को सैनिटाइज करने के लिए लोगों को जबरन घरों से बाहर निकाला जाता, फिर सार्वजनिक रूप से इन्हें निर्वस्त्र करके जांच की जाती कि उन्हें प्लेग तो नहीं है। इस रवैये के बाद पुणे का मराठी समाज उबलने लगा।
गणित की अध्यापकी छोड़कर पत्रकार बने बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार केसरी में इस पर एक लेख लिखा। उनका कहना था, हम शहर में जो मानव अत्याचार देख रहे हैं, प्लेग की महामारी तो उसके मुकाबले ज़्यादा दयालु है। आक्रोश बढ़ा तो एक शाम पुणे के वकील दामोदर हरि चापेकर ने अपने 2 भाइयों बालकृष्ण हरि और वासुदेव हरि के साथ मिलकर रेंड की उस समय हत्या कर दी जब वे क्वीन विक्टोरिया की ताजपोशी के रजत जयंती समारोह से लौट रहे थे। चापेकर बंधुओं को फांसी दे दी गई, लेकिन वे रातों रात नायक बन गए। आज उन्हें स्वतंत्रता सेनानी की तरह याद किया जाता है। उन पर किताब लिखी गई, फिल्म भी बनी। देश आज़ाद हुआ तो दामोदर हरि चापेकर पर एक डाक टिकट जारी किया गया। पुणे के चिंचविंडे में तीनों भाइयों की भव्य मूर्ति इस पूरी कथा की आज भी लोगों को याद दिलाती है। इसके साथ ही बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चला। रेंड की हत्या की वजह के रूप में उनके लेखों को पेश किया गया कि किस तरह उसने लोगों को भड़काने का काम किया। देश के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी अखबार में छपे लेख पर किसी को कैद की सज़ा सुनाई गई हो। 18 महीने तक जेल में रहने के बाद तिलक जब बाहर निकले तो वह मराठा समाज के ही नहीं, पूरे देश के बड़े नेता बन चुके थे। जेल से निकलते ही उनका पहला वाक्य था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। जिस स्वतंत्रता आंदोलन ने 1947 में भारत की आज़ादी दिलाई, उसका इतिहास दरअसल यहीं से शुरू होता है। 19वीं सदी के इन जुल्मों की कल्पना 21वीं सदी के इस दुनिया में नहीं की जा सकती है। तब कोई भी फैसला वायसराय और उनके प्रतिनिधियों के स्तर पर लिए जाते थे या फिर देश भर के प्लेग कमिश्नरों की बैठक में, और अब कोई भी फैसला प्रधानमंत्री और बहुत सारे फैसले देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में होते हैं। फिर भी ऐसा बहुत कुछ है जिसे सरकारें प्लेग की महामारी से सबक सीख सकती है। ये सबक इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इन दिनों यह सोच भी जोर पकड़ रही है कि सरकार को हर मोर्चे पर सख्ती से पेश आना चाहिए। सख्ती किस हद तक और कहाँ पर ज़रूरी है, यह एक अलग मामला है, लेकिन प्लेग की पूरी कहानी बताती है कि फैसला लेने और उन्हें लागू करने की पूरी प्रक्रिया में उन गरीब मजदूरों के साथ हमदर्दी सबसे पहली ज़रूरत है, जो पहले ही बुरी स्थिति में होते हैं और महामारी उन्हें कहीं ज़्यादा बदहाल बना देती है। यह ध्यान रखा जाना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारी नौकरशाही और फैसलों को लागू करने वाली एजेंसियों में इस तरह की हमदर्दी अक्सर नहीं दिखाई देती है। इस समय हमारी केंद्रीय चिंता यही होनी चाहिए, लेकिन शायद किसी सरकार के पास ऐसे आंकड़े नहीं हैं जिनसे पता चले कि भारत में कितने कामगार बिना रोजगार कमाई कितने दिनों तक अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसलिए तालाबंदी के हर दिन हम एक नई आबादी को सड़क पर निकलते देख रहे हैं। सरकारों के बीच अगर इनके प्रति संवेदना और अपने कामों में समन्वय होता, किसी भी मजदूर को अमानवीय ढंग से इतना पैदल ना चलना पड़ता। मजदूरों के लिए चलाई जा रही ट्रेनों के बावजूद अगर वे सड़कों पर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि सरकार और सरकार के विभाग में पर्याप्त समन्वय नहीं है। पुलिस कहीं लोगों को रोक रही है तो कहीं जाने दे रही है। स्पष्ट है कि पुलिस के पास भी स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। जांच, अस्पताल, इलाज और क्वारंटीन सेंटर की सुविधाओं में भी एक सी गुणवत्ता नहीं है। लाजमी है इन क्वारंटीन केंद्रों पर खाने को लेकर हंगामा होते हैं। केंद्र सरकार नकदी हस्तांतरण की घोषणा कर चुकी है, जिसमें महिलाओं के जनधन खाते में 500 रुपये देने की बात है, मगर यह लाभ भी हर महिला को नहीं मिल पा रहा है। वैश्विक कंसल्टेंसी कंपनी डालवर्ग द्वारा किए गए एक अध्ययन में मुताबिक अप्रैल 2020 के मध्य में गरीबी रेखा से नीचे सबसे गरीब 18,000 परिवारों में से 45% को मुफ्त राशन नहीं मिल पाया था, जबकि 70% परिवारों के जनधन खाता में नगद नहीं पहुंच सका था। वापस अपने घरों को लौटते इन मजदूरों और मजबूरों पर गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने कानूनी कार्रवाई की बात कही है। इन राज्यों को अपने उद्योग धंधे की चिंता सता रही है, लेकिन मजदूर यदि इन सब बातों से नहीं लौट रहे हैं तो केंद्र सरकार ने रही सही कसर पूरा कर दी है। उद्योग को मजबूती देने के लिए मजदूरों के कार्य दिवस घंटे को बढ़ाकर 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिए हैं।
मजदूरों को शायद इस बात का पता ना हो, यदि सरकार की तरफ से पर्ची छपवाकर इन खबरों को मजदूरों के बीच बंटवा दें तो शायद आनन फानन में सभी मजदूर अपने अपने काम पर लौट जाएं। मजदूरों और प्रवासियों की समस्या थमने का नाम नहीं ले रही है। उड़ीसा हाईकोर्ट ने बाहर से आने वाले प्रवासियों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। यानी अब बात नागरिकों के मौलिक अधिकार की है और हाईकोर्ट का यह आदेश नागरिक के मौलिक अधिकार से टकराती है और आगे यह आदेश बहस की मांग करती है। तालाबंदी के अनेक रूप सामने आए। जब कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु जाने वाले रास्ते बंद कर दिए तो हरियाणा सरकार ने दिल्ली जाने वाले सड़क पर खुदाई कराकर रास्ता को बंद कर दिया। जनता के पैसे से बनने वाले सड़क को तोड़ा गया, फिर जनता के ही पैसे से सड़क को बनाया जाएगा। यह सिलसिला देखते ही देखते देश भर में फैल गया और एक गांव से दूसरे गांव के बीच सड़कों पर दीवार खड़े हो गए। सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई। सामाजिक समारोह, शादी ब्याह, पर्व त्योहार सब बंद हो गए। सभ्यता के विकास की कहानी कहती बाजार बंद रहे, यातायात के साधन बंद रहे। सिर्फ रिद्धिमा ही ऋषि कपूर के अंतिम दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाई, बल्कि ना जाने कितने पिता पुत्र को मुखाग्नि देने से वंचित रहे। समाज में सामान्य और नैसर्गिक मृत्यु होने पर भी गांव समाज के लोग अपने अपने घरों में कैद रहे और प्रशासन को आगे आकर दाह संस्कार करना पड़ा। कोरोना ने सारे सामाजिक ताने बाने को कैद कर लिया। वहीं सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य करने के बाद तेलंगाना सरकार ने नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये जुर्माना का प्रावधान किया है। सरकार ने राज्य में 29 मई 2020 तक के लिए पहले ही तालाबंदी बढ़ा दी है। हर जगह खतरा है। जॉन एलिया के शब्दों में, आसमानों में है खुदा तन्हा और हर आदमी से खतरा है। मैं कहूँ किस तरह से ये बात उनसे, तुझको जाना मुझी से खतरा है। तालाबंदी शेर की सवारी करने के समान है। इसे लागू तो कर दिया, लेकिन हटाएंगे कैसे? इस मुद्दे पर WHO प्रमुख टेड्रोस अधनोम ने दुनिया के देशों को आगाह कर कहा है कि यदि तालाबंदी को सही तरीके से नहीं हटाया गया तो इससे मुश्किलें बढ़ सकती है। WHO के महानिदेशक ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अधिकतर देश तालाबंदी प्रतिबंधों को कम करने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें चाहिए कि वे तालाबंदी से बाहर निकलने के उपाय बेहतर सावधानी से करें। उन्होंने कहा, यदि देशों द्वारा संक्रमण का प्रबंधन बेहद सावधानी और चरणबद्ध तरीके से नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में तालाबंदी में पुनः लौटने का जोखिम वास्तविक रूप से बना हुआ है। WHO ने 6 मापदंडों पर विचार करने के लिए सभी देशों से सिफारिश की है। सख्त निगरानी, आइसोलेशन, टेस्टिंग कर उपचार, हर संपर्क को ट्रेस करना, कार्यस्थलों और स्कूलों में पर्याप्त निवारक उपाय अपनाना और पोस्ट तालाबंदी के नए मापदंड पर जनता का सहयोग लेना इसमें शामिल है। टेड्रोस ने कहा कि स्वास्थ्य खतरों के खिलाफ मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली ही सबसे अच्छा बचाव है। इस महामारी ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा की नींव के रूप में मजबूत राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों के महत्व को उजागर किया है। लेकिन देश में तालाबंदी 3 के पहले दिन पाबंदियों में ढील मिलते ही सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी। शराब की दुकानों पर तालाबंदी के नियमों की धज्जियां उड़ी। देश के अलग अलग हिस्सों में खासकर शराब की दुकानों के आगे उमड़ी भीड़, जिसमें लोग सामाजिक दूरी की परवाह नहीं किया। प्रशासन के सामने कानून का पालन करवाना बड़ी चुनौती बन गया। मिर्ज़ापुर में एक शराब विक्रेता द्वारा ग्राहकों पर फूल की पंखुड़ियां छिड़क कर उनका स्वागत करने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पूरा मामला तालाबंदी में से हटकर राजस्व संग्रह पर आ गया है। सरकार ने शराब की कीमत बढ़ाई तो शराब खरीदने वालों ने इसे देश के लिए अपना योगदान माना। शराब अर्थव्यवस्था के नियमों को धता बताते हुए मंदी से बाहर निकलने का रास्ता दिखा। शराब सभी जोन में समान रूप से बिकी, लेकिन महाराष्ट्र ने तालाबंदी के चौथे चरण में सिर्फ 2 जोन बनाए, एक रेड और दूसरा नॉन रेड। वहां शराब की होम डिलीवरी की जाएगी। तालाबंदी के बाद जब कुछ छूट दी गई, उसी समय आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में वेंकटपुरम गांव में स्थित एक केमिकल संयंत्र स्टायरीन नामक जहरीली गैस का रिसाव होने से 2 बच्चे समेत 11 लोगों की मौत हो गई। 1000 के करीब लोग बीमार हैं। यह हादसा
एलजी पॉलीमर्स इंडस्ट्री के प्लांट में हुआ। कोरोना का कहर झेल रहे देश में हुआ यह हादसा हमें कई प्रकार से सोचने को विवश करता है। पहला तो यह हादसा दूसरा ऐसे रासायनिक और प्लास्टिक बनाने वाले कारखाने के लिए सबक है। तालाबंदी में बंद कारखानों में अब जब काम तेज होगा तो उनमें पूरी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इन कारखानों में भी करीब 40 दिनों के बाद काम शुरू हुआ था। जाहिर है इतने दिनों में बंद पड़ी गैस की टंकी और रसायन भंडारों को विशेष सावधानी के साथ शुरुआत की मांग करती है। ऐसे तमाम कारखानों के लिए न केवल दिशा निर्देश जारी होना चाहिए बल्कि इन कारखानों के प्रबंधक भी सावधानी बरतना होगा। भोपाल गैस त्रासदी के 36 साल बाद भी हमें बहुत कुछ सीखना है। क्या भोपाल गैस दुर्घटना के बाद ऐसे कारखानों के लिए तैयार किए गए तमाम बचाव या आपदा प्रबंधन के दिशा निर्देश को भुला दिया गया है? इस तालाबंदी में मजदूरों का दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। 13/5/2020 और 14/5/2020 को 24 घंटे से भी कम समय में हुए दुर्घटना में 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए और 16 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। घर लौटते मजदूरों के साथ हो रहे सड़क हादसे शर्मनाक और अमानवीय है। ऐसे हादसे लोगों के दुख को पहले से ज़्यादा गंभीर और गाढ़ा कर जाते हैं। सबसे दुखद हादसा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर सहारनपुर रोड पर हुआ, जब रात के अंधेरे में चल रहे 6 मजदूरों को एक बस ने कुचल दिया। पंजाब से बिहार के अपने गांव जा रहे इन मजदूरों का दोष क्या था? गर्मी के इन दिनों में तपती दोपहरी में सड़क पर पैदल यात्रा से बचते हुए वे रात में ही ज़्यादा दूरी तय कर रहे थे, तो यह बिल्कुल सही और स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा बेबस लोगों को कुचलने वाले कौन लोग हैं? कौन है जिसे देश की हकीकत नहीं पता और जिसे ऐसे बुरे वक्त में भी सड़क पर चल रहे हैं? लाचार मजदूरों की चिंता नहीं है। जो प्रशासन मजदूरों के पलायन को नहीं रोक सकता वह कम से कम इन मार्गों पर वाहन चला रहे ड्राइवरों को सावधान रहने के लिए पाबंद तो कर ही सकते हैं। उधर मध्य प्रदेश के गुना में 60 से अधिक मजदूरों को लेकर जा रहे एक ट्रक से विपरीत दिशा से आ रही बस टकरा गई। इसमें सवार 8 मजदूर कभी घर नहीं लौट सकेंगे। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक इसी प्रकार बिहार में मुजफ्फरपुर से कटिहार जा रही बस से ट्रक भिड़ गया। करीब 30 मजदूर घायल हुए और 2 की मौके पर ही मौत हो गई। 3 राज्यों में हुए ये 3 हादसे एक ही तरह की लापरवाही के दुष्परिणाम हैं। ये मजदूर अपनी वापसी के लिए स्वयं जिम्मेदार नहीं है। इनकी वापसी व्यवस्था का एक विफल पहलू है और कोई भी मुआवजा की घोषणा इसकी भरपाई नहीं कर सकता। कोरोना और उसके बाद हुए तालाबंदी में सन 2020 में रेल की पटरियों के बीच 8,733 मजदूर मारे गए और 805 लोग घायल हुए। ये रेलवे बोर्ड का आंकड़ा है। इनमें से अधिकांश प्रवासी मजदूर थे। ये सड़क मार्ग की तुलना में रेल पटरी से जा रहे थे ताकि जल्दी घर पहुंच जाएंगे। इनका मानना था कि सड़क की अपेक्षा रेल पटरी से रास्ता भी नहीं भटकेंगे और पुलिस से भी बच जाएंगे। आखिर 8,733 आदमी के मारे जाने का जिम्मेदार कौन है? कोई जवाब? आप देख रहे हैं पंकज का संवाद। पटना में रेल पटरी के बीच से नमस्कार, मैं पंकज कुमार।